जारी रहेगा एंड ऑफ सेशन तक। प्रैक्टिस क्लासेस, प्रैक्टिस पेपर्स, टेस्ट, डिस्कशंस, ठीक है। जब भी आऊँगा क्लास में फिर ये सारे मामलात रहेंगे। सबसे अहम जो आपका मामला है वो है ग्रांट टेस्ट बायोलॉजी बुक 1, क्योंकि बुक 1 में मैंने आपको 14 में से 11 चैप्टर्स पढ़ाए हैं, तो बुक 1 की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ग्रांट टेस्ट की। और 3 चैप्टर्स बायोलॉजी बुक 1 में ऐसे हैं जो कि आपको सर हमज़ा और मिस जैनब ने पढ़ाया होगा या पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो हम थोड़ी सी एंड ऑफ सितंबर की डेट रखेंगे ताकि बाकी टीचर्स भी अपना सिलेबस मुकम्मल कर लें, क्योंकि जो मैं पेपर बनाऊंगा उसमें 3 चैप्टर्स वो होंगे जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, वो बाकी टीचर्स की जिम्मेदारी है। तो डेट मैं आपको दे देता हूँ, 29 तारीख की डेट अभी आपको दी है सर शाम ने, तो 27 तारीख को दे दें आप बायो। 27 सितंबर, 27th ऑफ सितंबर, 27th ऑफ सितंबर संडे होगा, आई थिंक संडे। अभी क्या तारीख है? हाँ ठीक है, सही, संडे। तो संडे 27th ऑफ सितंबर को आप बायोलॉजी बुक 1 दे दें। क्या कोई और टेस्ट है उस दिन? सर फिजिक्स है 27 को, पक्की बात है? काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि 27 को फिजिक्स है। तो फिर मैं आपको 2 डेट दूं, आप बताएं क्या करेंगे इसमें। 26 को दे दें फिर, या 28 को दे दें? बताएं क्या करेंगे, 26 या 28? सर मेजॉरिटी देखने क्या कह रहे हैं, मेजॉरिटी को देख लीजिए, वही फैसला करना है। मेजॉरिटी क्या कह रही है? मेजॉरिटी 28 आ रही है, बस सही 28 लिख दें, बस ठीक है, लिख दें 28। बायोलॉजी बुक 1, नॉट बुक 2, बायोलॉजी बुक 1 28 ऑफ सितंबर को ग्रांट टेस्ट होगा। 28 सितंबर, जब तक बाकी टीचर जो फर्स्ट ईयर के चैप्टर जो उनके हिस्से में वो पढ़ा लेंगे इंशाल्लाह जब तक, तो ठीक है। तो 28 तारीख याद रखिए, 28 तारीख को जो है आपका टेस्ट है, सही है। अभी आपका जो टॉपिक रिमेनिंग है, 3 टॉपिक रिमेनिंग है आपके, उसमें से पहली हेडिंग करवा रहा हूं, टेस्ट बेबी। टेस्ट बेबी आर्टिफिशियल मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड है। ऐसे कपल्स जो साहिबे औलाद नहीं होते, मैं इनफर्टिलिटी का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि डिपेंड करता है, ऐसे कपल जो साहिबे औलाद ना हो वो इस प्रोसेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कौन सी डिसएबिलिटीज हैं जब आप ये प्रोसेस करेंगे? कौन सी डिसएबिलिटीज हैं जब आप इस प्रोसेस पे जाते हैं? मेल में इजाकुलेशन और कॉपुलेशन ना हो, मेल में इजाकुलेशन ना हो, कॉपुलेशन ना हो, गैमेट्स बन रहे हो लेकिन इजाकुलेशन नहीं हो और कॉपुलेशन ना हो। ये 2 डिसेबिलिटीज हैं मेल की। और फीमेल की अंदर डिसेबिलिटीज क्या हैं? फीमेल बॉडी में डिसेबिलिटीज क्या हैं? तो देखें, फीमेल बॉडीज में डिसेबिलिटीज के अंदर कंसेप्शन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, कंसेप्शन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और गेस्टेशन। ये वो डिसएबिलिटीज हैं फीमेल बॉडी के हवाले से
जिसमें हम इस प्रोसेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिए ये प्रोसेस 100% कामयाब नहीं रहता। यानी किसी भी स्टेज के अंदर, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लास्ट टाइम क्लास के अंदर, कि एबॉर्शन, मिसकैरेज हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकती हैं, इसलिए ये प्रोसेस 100% कामयाब नहीं रहता। इस प्रोसेस के अंदर फर्टिलाइजेशन, अगरचे कि आप जानते हैं कि मेमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर हम फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली करवाते हैं, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स को फ्यूज करवाते हैं आउटसाइड द बॉडी, और फिर इस फर्टिलाइज्ड एग को हम यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। ठीक है, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। तो अगर वहां पे जाने के बाद अगर हार्मोनल डिसऑर्डर ना हो और स्ट्रक्चरल वेरिएशंस ना हो, पॉजिटिव तरीके से प्रोसेस चलता रहे, तो ये प्रोसेस कामयाब हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आर्टिफिशियल मेथड नेचुरल मेथड जैसा कतई तौर पे नहीं हो सकता। इसके बाद टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम यूट्राइन साइकिल भी कहते हैं, जिसको हम ओवेरियन साइकिल भी कहते हैं। इस साइकिल की टोटल ड्यूरेशन है 28 डेज, यानी कि 4 वीक्स। ये है टोटल ड्यूरेशन ऑफ साइकिल। इंसान की जिंदगी में एक स्टेज आती है जिसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी वो एज है जब इंसान एडल्ट होने के बिल्कुल करीब होता है। जब इंसान एडल्ट होने के बिल्कुल करीब होता है, तो इस स्टेज को हम प्यूबर्टी कहते हैं। और ये उम्र होती है 13 से 14 साल, जब इंसान एडल्ट होने के बिल्कुल करीब होता है। और फीमेल के अंदर एडल्ट स्टेज को हम कहते हैं मीनार्की। ये फीमेल के अंदर एडल्ट स्टेज है। ये वो स्टेज है जिसमें उम्र तो यही होती है 13 या 14 साल, और ये वो स्टेज होती है जब फर्स्ट टाइम मेंसेस अपीयर होते हैं, इसको हम कहते हैं मीनार्की। तो मीनार्की यानी कि फर्स्ट मेंसेस का अपीयर होना, ये एडल्ट स्टेज की इंडिकेशन है। और आप जानते हैं कि फिर ये साइकिल चलती रहती है, और जब इंसान की जिंदगी कमोबेश 45 ईयर्स तक आ जाती है, 45 साल कमोबेश उम्र हो जाती है, तो फिर ये साइकिल हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, जिसको हम कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, इस साइकिल की 4 स्टेजेस हैं, जिसमें से 2 स्टेजेस तो ऐसी हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एफजीटी के अंदर पढ़ चुके हैं। फर्स्ट स्टेज है फॉलिक्यूलर स्टेज, जिसकी ड्यूरेशन होती है 1 to 14 डेज अप्रॉक्स, यानी कि शुरू के 2 हफ्ते। ठीक है, एमसीक्यूज में अगर 12 आ जाए तो भी सही है, 15 आ जाए तो भी सही है, 14 आ जाए, 13 आ जाए तो भी सही है। ठीक है, करीब तरीन जो भी होगा उससे आप अटेम्प्ट कीजिएगा। मैंने भी आपको ये प्लस माइनस के साथ ही बताया है, यानी कि 1 to 14 डेज अप्रॉक्स कहा है मैंने। ठीक है, नंबर 2 ओव्यूलेशन स्टेज। ये फॉलिकुलर स्टेज के अगले दिन होता है, यानी कि अगर 14 डेज ले लूं तो ये होगा ऑन डे 15। ये भी फॉलिकुलर स्टेज के अगले दिन होता है। नंबर 3 ल्यूटियल स्टेज, और नंबर 4 मेंसेस स्टेज, जिसको मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं।
मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन। मैंने ल्यूटियल स्टेज की ड्यूरेशन अभी नहीं लिखी है, आइए इसको जरा समझते हैं। मेंसेस स्टेज की ड्यूरेशन होती है पाकिस्तान में 5 to 7 डेज। मैंने पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल किया। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे एक ऐसा मुल्क है जिसका टेम्परेचर ऑप्टिमम है। हमारे यहाँ सर्दी और गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती और इतनी कम भी नहीं होती कि काउंट ना हो, इतनी ज़्यादा भी नहीं होती। जैसे दुनिया के सर्द तरीन ममालिक हैं, ठीक है, जहाँ पे पूरे पूरे महीने बर्फबारी होती है, तो हमारा मुल्क उस लिहाज से भी नहीं है। और गर्मियों के लिहाज से भी हमारा मुल्क जो है ब्राज़ील जैसा नहीं है कि जहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होना एक आम सी बात है। सही है? तो पाकिस्तान का टेम्परेचर ऑप्टिमम है, तो हमारे यहाँ ड्यूरेशन 5 to 7 डेज है। लेकिन जो कोल्ड कंट्रीज हैं जहाँ पूरे साल मौसम ठंडा रहता है, जैसे यूके है, यूएसए है, जैसे कनाडा है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल ड्यूरेशन जो है मेंसेस की 3 to 5 डेज है। और जो हॉट कंट्रीज हैं जैसे अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज है, ब्राज़ील है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे मेंसेस की ड्यूरेशन जो 7 to 10 डेज भी हो सकती है, 7 to 10 डेज भी हो सकती है। तो अब ल्यूटियल स्टेज की काउंटिंग कैसे करेंगे कि 15 दिन ये हो गए और 7 दिन ये हो गए, तो कितने हो गए? 15 और 7 22, और टोटल ड्यूरेशन कितनी है? 28 दिन। तो 28 में से 22 निकालते हैं तो पाकिस्तान में तकरीबन ल्यूटियल स्टेज की ड्यूरेशन 6 डेज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी है कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड ल्यूटियल स्टेज है, तो आप तो बुक को फॉलो करेंगे, ये आपकी मजबूरी है, लेकिन ल्यूटियल स्टेज की ड्यूरेशन सबसे ज्यादा नहीं होती, जो कि अभी हमने कैलकुलेट भी कर ली। फॉलिकुलर स्टेज, अब जरा एफजीटी का टॉपिक आपके पास तो लिखा हुआ है, मैं तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन आपके पास लिखा हुआ है। लास्ट टाइम जो क्लास हुई है डे बिफोर यस्टरडे, वो एफजीटी का टॉपिक निकालें, तो उसमें आपने पढ़ा था कि जनाब ये ओवरी है और इस ओवरी में छोटे छोटे से पाउचेस होते हैं जिसको हम प्रीमेटिव फॉलिकल्स कहते हैं, याद आया? और फिर हमने पढ़ा था कि एफएसएच इसको मैच्योर कर देता है, तो हम इसे ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं जिसमें ओवम बनेगा। तो ये सब कुछ फॉलिकुलर स्टेज के अंदर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो फॉलिकुलर स्टेज क्या है कि इसमें प्रीमेटिव फॉलिकल्स बनेंगे और फिर एफएसएच उसे मैच्योर कर देगा ग्राफिन फॉलिकल्स में, और फिर ग्राफिन फॉलिकल्स में ओवम की फॉर्मेशन होगी। तो ये सब कुछ होता है फॉलिकुलर स्टेज के अंदर। फिर ओव्यूलेशन स्टेज के ऊपर आ जाएं, तो आपको ये फार्मूला याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जनाब ग्राफिन फॉलिकल से ओवम डिस्चार्ज होकर ओविडक्ट में चला जाता है, और ये एक हार्मोन की मदद से होता है जिसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो याद होगा कि ये क्या चीज़ है, ये ओव्यूलेशन है। तो ओव्यूलेशन को जो स्टेज है, ओव्यूलेशन की जो स्टेज है, उसी को हम ओव्यूलेशन स्टेज कहते हैं। तो इस स्टेज के अंदर ओवम डिस्चार्ज हो जाता है ओवरी से और ओविडक्ट में चला जाता है। बेटा कौन सी दुनिया में रहते हैं आप लोग? मैंने इसी प्लेटफॉर्म से इसी जूम के ऊपर तकरीबन 1-1.5 महीने पहले करेक्टेड आंसर की मैंने यहाँ से शेयर करवा दी थी, जिसमें सेकेंड या चैप्टर 3 का जो मसला था, ठीक है, वो बाय मिस्टेक टाइपिंग के दौरान जो मिस्टेक हुई थी उसकी वजह से उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत लगे हुए थे, वो हमने आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दिया था। और कुछ और चैप्टर्स भी थे जिसमें 2-2, 3-3, 5-5 क्वेश्चन कोई गलत थे आंसर में, तो वो भी हमने करवा दिया था सही। तो पूरी आपको यहाँ से शीट जो है हमने शेयर करवा दी थी जिसके अंदर करेक्टेड आंसर की मौजूद थी। अगर उस दिन आपने क्लास नहीं ली है और आपके पास वो करेक्टेड आंसर की नहीं है, तो आप अपने किसी फ्रेंड से कांटेक्ट करके ले लें, या फिर सर अब्बास को यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, सर अब्बास आपको यहाँ से दोबारा शेयर करवा देंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब मैंने कहा बुक 1 का ग्रांड टेस्ट तो पूरी होल बुक ही होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव में भी फिजिकल हो, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो ग्रांड टेस्ट है सब्जेक्ट वाइज ये यहीं से ऑनलाइन लिए जाएंगे, ठीक है। अभी सर अब्बास मौजूद नहीं है, आप थोड़ी देर के बाद मैसेज दोबारा कर दीजिएगा ताकि सर अब्बास उसको देख लें, वो कर देंगे, ठीक है।
ग्रांड टेस्ट वीक में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, कोई इश्यू नहीं बनेगा अगर आपकी तैयारी मुकम्मल है। अभी तो 27, 28, 29 की डेट आपको मिली है ना। एक मैं 29 को ले रहा हूँ, मैं 28 को ले रहा हूँ, 29 को केमिस्ट्री है और 27 को शायद फिजिक्स है। फॉर्म फिल करने के लिए आप सर अब्बास से रब्ता कीजिएगा, वो आपको गाइड करेंगे। नाउ ल्यूटिल स्टेज, अब ध्यान तवज्जो रखिएगा। देखिए ग्राफिन फॉलिकल में ओवम बना और बनने के बाद डिस्चार्ज होके कहां चला गया, ओविडक्ट में। तो ये ग्राफिन फॉलिकल तो एम्प्टी हो गया ना, ये तो खाली हो गया। बात आ रही समझ में? ग्राफिन फॉलिकल्स में जो ओवम बनेगा, ग्राफिन फॉलिकल से जब ओवम ओविडक्ट में चला गया तो ग्राफिन फॉलिकल क्या हो गया, एम्प्टी। इस एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल को कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये येलो कलर का मास होता है, मैंने कलर भी बता दिया, पास्ट पेपर में कलर पूछा गया था। येलो कलर का एक मास बन जाता है जब ग्राफिन फॉलिकल से ओवम डिस्चार्ज हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। इस कॉर्पस ल्यूटियम को दोबारा से प्रीमेटिव फॉलिकल बनाना है अगली साइकिल के लिए, क्योंकि ये साइकिल तो अपनी एंडिंग पे आ गई है। ठीक है, अब इसको दोबारा से हमने प्रीमेटिव फॉलिकल्स बनाना है। तो ये काम करता है प्रोजेस्टेरॉन और ये वर्क होता है ड्यूरिंग ल्यूटियल स्टेज। ठीक है, ये वर्क होता है ड्यूरिंग ल्यूटियल स्टेज कि जो कार्पस ल्यूटियम बन चुके होते हैं, इस कार्पस ल्यूटियम को दोबारा से प्रिमिटिव फॉलिकल्स बनाने का काम ल्यूटियल स्टेज में होता है। बुक 2 का ग्रांड टेस्ट, चूंकि बुक 2 से मैंने सिर्फ 2 ही चैप्टर्स पढ़ाए हैं, बाकी टीचर्स ने ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ाए हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है बुक 2 से ग्रांड टेस्ट लेने का। और जो मैंने जो 2 चैप्टर बुक 2 के पढ़ाए थे उसका पेपर भी सर हमजा और मिस ज़ैनब बनाएंगे। और जो फर्स्ट है कि 3 चैप्टर जो आप किसी और टीचर से पढ़ लें उसका ग्रांड टेस्ट में बनाऊंगा। आपका जो ग्रांड टेस्ट होता है वो चैप्टर वाइज नहीं होता है, वो सब्जेक्ट वाइज होता है। तो बुक 1 मेरी जिम्मेदारी है, बुक 1 का पूरा पेपर मैं ही बनाऊंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आ जाए मेंसेस स्टेज पे कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर तो प्रेगनेंसी हो जाती है, हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वेजाइना के जरिए कुछ चीजें डिस्चार्ज होती हैं। कौन सी चीजें? फीमेल गैमेट, ये स्पॉइल हो चुका होता है, म्यूकस की सिक्रीशन होती है वाइट कलर की, और इसके अलावा मेनेस्ट्रोल ब्लड जो कि टॉक्सिक ब्लड है, मेनेस्ट्रोल ब्लड जो कि टॉक्सिक ब्लड है। और अगर खातून मैरिड हैं तो मैरिड वुमेन्स में मेल गैमेट्स भी हो सकते हैं, मेल गैमेट्स भी हो सकते हैं। तो फीमेल गैमेट लाजमी, मेल गैमेट्स कंडीशनल, म्यूकस, मेनेस्ट्रोल ब्लड, ये सारी चीजें विजाइना के थ्रू डिस्चार्ज होती हैं। इस पीरियड को हम मेंसेस पीरियड कहते हैं। नाउ डिसऑर्डर्स। और नहीं, ये जो ग्रांड टेस्ट के ऑनलाइन टेस्ट होंगे ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होंगे, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होंगे, वैसे नहीं होंगे जैसे अब तक होते थे। नाउ डिसऑर्डर्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसऑर्डर्स पास्ट पेपर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के टेस्ट में पूछी गई हैं और हम उसको यहाँ पे भी हम कंडक्ट करेंगे, इसलिए कि पास्ट पेपर प्राइवेट कॉलेजेस के भी इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉब्लम होती है ओलिगोमिनूरिया। ओलिगोमिनूरिया, ओलिगो का मतलब होता है मिनिमम, ओलिगो मीन्स मिनिमम, मिनूरिया का मतलब होता है मेंसेस। ठीक है, तो इसकी 2 डेफिनेशंस हैं, या तो इसमें मेनेस्ट्रोल ब्लड कम आता है या फिर ड्यूरेशन कम हो जाती है। 2 बातें होंगी। भाई ड्यूरेशन कितनी है? 5 to 7 डेज है ना, तो
तो या तो ड्यूरेशन लेस देन 5 डेज हो जाएगा, ठीक है, ड्यूरेशन होगा लेस देन 5 डेज, या फिर दूसरी चीज क्या होगी कि ड्यूरेशन तो वही होगा 5 to 7 डेज, लेकिन अमाउंट ऑफ ब्लड नॉर्मल से कम होगा, अमाउंट ऑफ ब्लड नॉर्मल से कम होगा। तो याद रखें, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे कहा था कि मिनेस्ट्रोल ब्लड टॉक्सिक होता है, तो अगर ये मुकम्मल तौर पे बॉडी से रिमूव ना हो तो इससे इन्फेक्शन हो सकता है। लाओ, पॉलीमेनोरिया। पॉली मीन्स मैक्सिमम, पॉली मीन्स मैक्सिमम। अब इसमें दो बातें हैं, या तो ड्यूरेशन 7 डेज से ज्यादा हो जाएगी, इस वजह से हम पॉली कहेंगे कि ड्यूरेशन होगी मोर देन 7 डेज, ठीक है, ड्यूरेशन होगी मोर देन 7 डेज। या फिर दूसरी चीज ये होगी कि ड्यूरेशन तो नॉर्मल होगी लेकिन अमाउंट ऑफ ब्लड ज्यादा होगा, ड्यूरेशन नॉर्मल, ड्यूरेशन नॉर्मल और अमाउंट ऑफ ब्लड ज्यादा होगा। तो याद रखें कि अमाउंट ऑफ ब्लड ज्यादा होने की सूरत में ये फ्रेश ब्लड होता है, यानी टॉक्सिक ब्लड तो अपने तौर पे रिलीज हो चुका होगा, फिर उसके बाद फ्रेश ब्लड भी रिमूव होता है जिसकी वजह से सीवियरली वीकनेस हो सकती है। नाउ डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया, डिस मीन्स पेनफुल, डिस मीन्स पेनफुल, पेनफुल मिनिस्ट्रेशन, यानी ड्यूरिंग मेंसेस सीवियर पेन होता है। मैंने लफ्ज अदा किया है सीवियर पेन, कुछ लोगों को जो है सीवियर पेन होता है, लेकिन एक नॉर्मल पेन होता है जो सबको होता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल पेन है वो कंसीडर नहीं करेंगे, इसके अंदर सीवियर पेन होता है और इसकी वजह FGT में किसी न किसी किस्म की प्रॉब्लम है, यानी डिस्मेनोरिया का होना ये इस बात की अलामत है कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकती हैं या FGT के स्ट्रक्चर में कोई मसला हो सकता है। और ये आखिर में जो मैं टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहा हूं ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में पूछा गया था। बहुत से लोगों ने कहा कि जनाब ये तो बुक में वर्ड नहीं है, बुक में ये वर्ड बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन बुक में मौजूद है, बस ये टर्म बुक में नहीं है। एमिनोरिया ए मींस नॉट, इसमें मेंसेस स्टॉप हो जाती है, ठीक है, मेंसेस स्टॉप हो जाती है, ठीक है, मेंसेस स्टॉप हो जाती है। तो मेंसेस स्टॉप होने की एक वजह तो नॉर्मल है कि प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग मेंसेस जो है एमिनोरिया हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग मेंसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एमिनोरिया हो जाता है, सही। तो एक कंडीशन तो नॉर्मल कंडीशन है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 महीने तक ब्लीडिंग नहीं होती, तो ये एमिनोरिया है। तो एक तो प्रेगनेंसी की वजह से हो गया, दूसरे ये कि अगर ओवर एज है, 45 साल 50 साल उम्र है, तो अब एमिनोरिया होगा तो ये भी नॉर्मल है, तो ये मेनोपॉज है, सही। लेकिन अगर ये दो कंडीशंस नहीं है, प्रेगनेंसी भी नहीं है, मेनोपॉज भी नहीं है, ये यंग एज है, मिडिल एज है, और उसमें जो है अचानक एमिनोरिया हो जाए तो ये किसी सीवियर डिजीज की इंडिकेशन